एक बार फिर शहरों में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ है। जी हां, खुले चैम्बर में गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये जो घटना है वो नौबतपुर के सरासत गांव की है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची पढ़ने गई थी, लेकिन वो रास्ते में खुले नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। देखिए, 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने से मौत की इस दूसरी घटना ने पटना में खुले नाले और सिस्टम में गड्ढे पर सवाल उठा दिया है। इस पूरी घटना के बाद लोगों में भारी नाराजगी है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और विभाग और प्रशासन को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, गुरुवार दोपहर 12 बजे की ये घटना है। आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर बच्ची लौट रही थी और लौटने के क्रम में ही वो खुले नाले के चपेट में आ गई और नाले में ही गिर गई और गिरने की वजह से मौत हो गई बच्ची की। 2.5 साल की बच्ची थी, बाहर नहीं निकल पाई। आंगनबाड़ी केंद्र से 100 मीटर दूर पर ही एक हादसा हुआ। में गिरकर मौत का ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला सरासत गांव का है, जो पंचायत में पटना में नाले में गिरकर मौत का ये दूसरा मामला है और ये दूसरा मामला सरासत गांव का है, जो पंचायत में पड़ता है। हालांकि यहीं पर उस बच्ची की मौत हुई है, इसी में गिरकर हुई है। जब दोपहर में वो लौटकर घर आ रही थी, उसी दौरान जो है इसी नाले में गिरकर उसकी मौत हो जाती है और कोई देख नहीं पाता है। शाम को परिजन को पता चलता है, जब खोजबीन करते हैं तो पता चलता है और तब जाकर के बच्ची का शव पानी निकालने के बाद निकाला जाता है। ये चैम्बर टूट गया था और इसे बनाया नहीं गया और यहाँ लगाया नहीं गया, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। 12 बजे मैडम लेके गए और पढ़ने के बाद फिर खाना खिला आंगनबाड़ी ने, यहाँ दूसरा आंगनबाड़ी ने पढ़ाया और दूसरा आंगनबाड़ी ने ले गए खिलाने के लिए, अलग ले गए हट के खाना खिलाने के लिए। और वहीं से लेके आए बच्चा के और फिर छुट्टी हो गया। तो आते समय ऐसे घटना घट गई है, बच्चा नाला ने गिर के मौत हो गया उसको। खुला हुआ था। हाँ, पहले ही से खुलल है, बंद नहीं किया था कोई ना। सब गाड़ी ले जाने को चम्बर सब गाड़ी पहले ही से माटी धोबैला तने मुंह नोचवा से फूट गेला गाता। वो घर से कोई ना बनाइला, नहीं से ही छोड़ दे। करीब 4-5 फीट है। 5 फीट है। हाँ, 5 फीट है। तो बड़ा बच्चा भी डूब सकता है जी। तो इसको ढका क्यों नहीं गया? ढका लगे, सब ठेकेदार का ढीला सिले है। और क्या ठेकेदार का ढीला? ठेकेदार का नाला बना है कब? 24 में बना है। 24-25 में अभी ले नहीं हुआ है कंप्लीट। और यहाँ देखिए, बच्ची की मौत होती है। यहाँ बच्ची को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी सेविका ले जाती है और जब पहुँचाने की बारी आती है तो दूर ही छोड़ दिया जाता है और उसी आने के दौरान ये घटना घटित हुई है। सवाल उठता है PWD ने जो ये नाला बनाया, आखिर नाला क्यों खोल करके रखा? ऐसे में सवाल उठता है कि जो नाला खोल कर रखे, जिस ठेकेदार ने बनाया, उस पर भी कार्रवाई क्यों न हो। नौबतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। देखिए, अभी पिछले दिनों फुलवारी शरीफ के राय चौक इलाके में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें गिरने से 2 साल की बच्ची खादीजा की मौत हो गई थी। बच्ची के लापता होने के बाद CCTV फुटेज जब चेक किया गया तो पता चला खुले नाले में बच्ची गिरी, जिसके बाद बच्ची की मौत हुई थी। न्यूज़ 18 ने भी देखिए खुले नाले को लेकर कई शहरों में पड़ताल की थी, जिसमें अधिकांश जगहों पर सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ था। ऐसे में सरकार और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जागने की जरूरत है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। 14 फरवरी का ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं फुलवारी शरीफ की है, जहां बच्ची की गिरने से मौत हो गई नाले में। नौबतपुर के सरासत गांव में हादसा, ये कल की घटना है। तो एक नौबतपुर की और एक फुलवारी शरीफ की ये घटना है। अब देखिए, ऐसी घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर खुले नाले को ढकना किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की गई? लापरवाही क्यों बरती गई? सरकार और विभाग की नजर आखिर क्यों नहीं जाती है इन गड्ढों पर, इन खुले नालों पर? सवाल ये भी कि 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी घटना है और पहली घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया? खुले नाले को ढकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल काफी ज्यादा अहम है। न्यूज़ 18 भी बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर पहले हादसे के बाद भी मौत का इंतजार क्यों करता रहा प्रशासन? कई शहरों में हुई घटना पर विभाग क्यों नहीं जागा है?
ऐसी घटना जो है कई जगहों से सामने आती है, इसलिए जरूरत है कि जहां भी खुला नाला देखने को मिले उसको ढक दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच के लिए देखिए सीबीआई जो है वो तीसरी बार जहानाबाद पहुंची। मखदुमपुर थाना क्षेत्र में संवेदना के मामा के गांव जाकर बताया जा रहा है कि वहां पर 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। सूत्र ये बताते हैं कि मुख्य रूप से इलाज के दौरान क्या हुआ, हॉस्टल की संचालिका से उन लोगों की क्या बातचीत हुई, इसी मुद्दे पर सीबीआई की पूछताछ फोकस थी। बाद में सीबीआई की टीम मखदुमपुर से गया भी गई। हालांकि इस मामले को लेकर ना तो सीबीआई की टीम ने कोई जानकारी दी है और ना ही ऑन कैमरा मामा गांव के सदस्यों ने कोई जानकारी दी है। बिहार में बेटियों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था का मुद्दा विधान परिषद में उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में यहां पर बताते चलें आपको, विधान पार्षदों ने जहां पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस सरकार पर सवाल उठाए, तो सदन के अंदर राबड़ी देवी ने कार्यवाही शुरू होते ही सवाल कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटना हुई है, कई की हत्या भी कर दी गई है। ऐसी सरकार इन बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है, इसका जवाब मांगा है। राबड़ी देवी के साथ सुनील सिंह ने भी पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी नहीं बचेगा। 2 तस्वीरें देखिए, एक सदन के भीतर सवाल जवाब होते हुए की तस्वीर और एक सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए की तस्वीर जो है आप देख पा रहे हैं। आरजेडी ने सवाल उठाया है और आरोप लगाया है सरकार पर कि ठीक तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। बढ़ते रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, ये मुद्दा जो है उठाया गया है सदन के बाहर और अंदर। छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है। तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? अब फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी इसको रोकने के लिए? ऐसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करते ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार इस पर एक दूसरे दिन हो रहा है, एक दूसरे दिन हो रहा है। जो बात आई है सरकार इसको ग्रहण, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सरकार इस पर लेती है ग्रहण। महोदय, पूरी इसकी सूची है, अभी मैडम ने हमको दिया है इसको, और ये पूरी सूची लगभग 36 से ऊपर सिर्फ फरवरी में ये बलात्कार की घटनाएं घटी है महोदय। और पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है महोदय। सरकार की चिंता, महोदय 1 मिनट बोल लेने दीजिए, सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। आपकी बातों को सरकार ग्रहण किया, इस पर कार्रवाई करी नहीं। माननीय बोलिए सभापति महोदय, जो बातें अभी सदन में रखी गई उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में है, और सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी भर्त्सना करते हैं, सरकार भी इससे चिंतित है, और जो भी उचित और न्यायोचित कार्रवाई होगी और दोषी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यूजीसी पर सदन में संग्राम। देखिए, यूजीसी के मामले पर बवाल। माले विधायक ने यह मुद्दा उठाया, जातीय भेदभाव का मुद्दा उठा है। माले विधायक संदीप सौरभ का बयान ब्राह्मणवादी मानसिकता पर निशाना साधा है। माले विधायक के शब्द पर हंगामा हो गया। स्पीकर ने अब हटाने का आदेश दिया है। मंत्री विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान। कॉलेज में मेरी भी रैगिंग हुई थी, मुझे भी हॉस्टल से बाहर होना पड़ा था। देखिए, विधानसभा में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। अब यूजीसी का जो मामला है वो भी उठाया गया है। सदन में यूजीसी के मुद्दे को लेकर के खूब हंगामा हुआ और माले विधायक ने मुद्दा उठाया है। वहीं जातीय भेदभाव का मुद्दा भी उठा है।
बता दें आपको, माले विधायक संदीप सौरभ का बयान सामने आया है और दरअसल ब्राह्मणवादी मानसिकता पर निशाना साधा है। माले विधायक के शब्द पर ही हंगामा हो गया है और इसके बाद स्पीकर ने हटाने का आदेश दिया। इधर मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया और कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कॉलेज में मेरी भी रैगिंग हुई थी, मुझे भी हॉस्टल से बाहर होना पड़ा था। संस्था का सम्मान करते हैं और जमीन से ब्राह्मण हटाया जाए। बैठिए, हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, गलत कहा उन्होंने महोदय। मैं माननीय महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए बोलिए। जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज के प्रति जो जहर बैठ जाइए वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को सुनिए। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। बाढ़ से बड़ी खबर, बच्चा चोरी के आरोप में व्यक्ति की पिटाई। देखिए, लोगों ने आरोपी को घर में बंद किया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। बाढ़ के उमानात की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पिटाई हुई है। और ये जो अफवाह है वो कई जगहों पर लोग जो है इसी अफवाह के आधार पर, शक के आधार पर किसी को भी पीट दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और पुलिस की पूछताछ भी जारी है। बाढ़ के उमानात की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, बच्चा चोरी का जो मामला है वो काफी दिनों से हर तरफ, न केवल बिहार झारखंड में बल्कि कई और जगहों पर ये जो मामला है वो गूंज रहा है। और इसको लेकर के कई बार कुछ निर्दोष लोग भी चपेट में आ जा रहे हैं और जिस पर शक हो रहा है उग्र भीड़ उनको पीट दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, बच्चा चोरी के आरोप में व्यक्ति की पिटाई हो गई है बाढ़ में, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी देखिए, बाढ़ के उमानाथ की घटना है, बाढ़ थाना अंतर्गत उमानाथ आता है, उसकी घटना है जहां एक व्यक्ति जो है, लोगों को बताया गया कि व्यक्ति जो है एक बच्चा को लेकर जा रहा था, जिसको देखकर लोग उसको पकड़े और बार बार वो अपना घर का पता अलग बता रहा था। पुलिस को बता रहा कि बख्तियारपुर के हैं और स्थानीय लोगों से बता रहा था कि सिमरिया बेगूसराय के रहने वाला है, जिससे लोगों को शंका होती है और उसकी जम की पिटाई करने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाता है।
स्थानीय लोग पुलिस को बुला के उसको हैंड ओवर कर रहे, लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति को लेकर थाना जा रही थी तो लोग इतने उग्र थे कि पुलिस की गाड़ी पर भी हमला करके उसको किसी भी तरह गाड़ी से खींच कर पिटाई करने की फिर नियत रखे थे, लेकिन पुलिस किसी भी तरह मॉब से जो है निकाल कर उस पीड़ित को अपने थाना ले आई और वहाँ पूछताछ करे पूरा मामला क्या है और किस बच्चे को वो उठाने का प्रयास कर रहा था, उसकी परिवार की भी तलाश हो रही है। जी, तो ये जो आरोप लग रहे हैं बच्चा चोरी करने का, क्या ये बात सही है? अभी थानाध्यक्ष से बात हुई, थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस बच्चे को ये लेकर जाने का प्रयास कर रहा था। लोगों ने बताया कि बच्चा ले जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई बच्चा को नहीं देखा, ना किस घर का वो बच्चा ये कोई बताने में तैयार है। पुलिस जो है उमानाथ एरिया में ये हर एक घर में पूछ रही है कि ये घटना किस घर में घटित हुई और किसके बच्चे के साथ हुई। जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। देखिए, बिहार की 5 सीट पर भी चुनाव होने हैं। एलजेपीआरवी भी चाहती है 1 सीट। पीएचडी मंत्री संजय सिंह का ये बयान, 1 सीट हमें भी मिलनी चाहिए। रीना पासवान के लिए सीट चाहती है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इधर बिहार की भी 5 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। तो एलजेपीआरवी भी 1 सीट चाहती है। पीएचडी मंत्री संजय सिंह का बयान सामने आया है कि 1 सीट हमें भी मिलनी चाहिए। रीना पासवान के लिए सीट चाहती है। नामांकन देखिए 5 मार्च तक होना है, मतदान 16 मार्च को और मतगणना भी 16 मार्च को ही होगी। तो यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किसकी कितनी सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की 2 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी हैं और हम सबों की भी माता जी हैं, और हम लोगों ने मांग रखा था अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से कि माँ को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन वो तैयार होती हैं नहीं होती हैं इसका निर्णय वो लेंगी, और भेजना है नहीं भेजना है हमारे पार्टी के सारे निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लेते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता चाहते हैं, सारे विधायक चाहते हैं, सारे संगठन के लोग चाहते हैं कि माता जी को अवश्य भेजा जाए। कई बार बातचीत भी हुई है, चिराग जी से भी बातचीत हुई है। जो उनकी माता जी हैं रीना पासवान जी, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहती हैं, ज्ञान भी देती हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रख रही हैं? राज्यसभा वो जाना चाहती हैं? क्या बातचीत कभी आपकी हुई कुछ ऐसी? देखिए, हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही वो हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं, और हमेशा अगर हम लोग के सरदार नहीं रहते थे, क्षेत्र में रहते या कोई भी रहता था, तो बिहार से कोई जाता था तो उसको कोई आदमी खा रहा है नहीं खा रहा है, मतलब किसी का कोई काम है या कुछ भी, तो मैंने इस हद तक एक्टिव रहती हैं कि बिहार के लोगों का सम्मान वो शुरू से ही देते रही हैं, और यही कारण है कि पॉलिटिकली जुड़ के रही हैं। तो इसलिए सब लोगों की इच्छा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि उनको भेजा जाए। इधर देखिए, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है और ये कहा कि जो परिस्थिति बनी है उसमें बिहार की खाली हो रही सभी 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। संख्या बल की दृष्टि से इन सीटों को जीतने का पर्याप्त आधार हमारे पास उपलब्ध है, और निसंदेह राज्यसभा में इन सीटों के जीतने के बाद हमारे संख्या बल में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए कि देश में ज़्यादातर राज्यों में जहाँ से ये चुनाव होने जा रहे हैं कुल 37 सीटें हैं, और इनमें कई सीटें हम लोगों के पास नहीं थी जिन्हें जीतने का ये अवसर है। राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब महागठबंधन की निगाह एआईएमआईएम के विधायकों पर है। आरजेडी और महागठबंधन के सभी घटक दलों का ये दावा है कि एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ आएंगे और वोट करेंगे, क्योंकि बिना एआईएमआईएम के विधायकों के समर्थन के महागठबंधन के उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव नहीं जीत सकते। लिया जाते तेजस्वी यादव अब ओवैसी की विधायकों पर अपनी निगाह रखे हुए हैं। हालांकि इस मामले में एनडीए का दावा है कि सभी 5 उम्मीदवार एनडीए के जीत करके ही जाएंगे। महागठबंधन और आरजेडी को सपना देखने की आदत है, वो देखते रहे। धारा है वो आईएम का भी विचारधारा है, तो हमारे भी महागठबंधन से एक माननीय सांसद राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। तो क्या आपको लगता है कि ओवैसी आपकी बात मान लेंगे? निश्चित रूप से जो विचारधारा उनका है राजनीति का, वही विचारधारा महागठबंधन का है, उससे अलग नहीं है, और महागठबंधन के एक माननीय सदस्य निश्चित रूप से राज्यसभा जाएंगे। मुझे लगता है कि एमआईएम का अभी जो रुख हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर हाउस में, वो एनडीए के खिलाफ रहता है, और वो एनडीए को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत नहीं कर सकते, नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। तो फांसीवादी ताकत को हराने के लिए, एनडीए को डिफीट करने के लिए
एक जो साझा उम्मीदवार होगा उसके साथ जरूर वो आएंगे। देखिए क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे उनकी मर्जी। 5 सीट पर एनडीए जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आश्वस्त हैं, 5 सीट हम एनडीए के लोग जीत करके आएंगे। महागठबंधन कब जीतेगा भाई राज्यसभा? आप सर किसको सपोर्ट करेंगे? हम राजद को उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। नीतीश जी में मंत्री बनिएगा आप? नाम आ रहा है, बना दीजिए, आरक्षण दीजिए, बना दीजिए। अरे निश्चित रूप से संख्या बल कम है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के नेता हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि, लेकिन ये पार्टी के मेरे नेता हैं और बिहार के नेता हैं, इसलिए अभी ये हम कह देंगे नहीं जाना है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार में शादी बारात और कई मौकों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जिस तरह से तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, उससे कई लोगों को दरअसल परेशानी होती है। कई बार मारपीट और हिंसा तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया गया है। परिवहन मंत्री ने 15 दिन के भीतर ही अवैध रूप से डीजे बनाने और बजाने पर भी बिना अनुमति डीजे बजाने पर रोक लगाने की बात कही है, जिस पर अब नया सियासी डिस्को भी शुरू हो गया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने इसमें भी राजनीति ढूंढ ली है। सुनील सिंह ने दावा किया है कि रामनवमी में बीजेपी के लोग 20-20 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, सुनील सिंह ने यह कहा कि शादी विवाह में डीजे बजाना क्षम्य है कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम श्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है उस पर बवाल मचना तय था और अब उनके बयान पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने सुनील सिंह पर दरअसल पलटवार किया है और पूछा है इन्हें हिंदुओं के त्योहार पर डीजे से क्या आपत्ति है, आखिर ये तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे। कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ डीजे पर ही हुड़दंग नहीं होता है और भी कई तरह का हुड़दंग होता है और सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सुनील कुमार सिंह का बयान सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति का खुला प्रमाण है। शादी ब्याह में डीजे संस्कृति लगता है, लेकिन सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा और रामनवमी में वही डीजे हुल्लड़बाजी बन जाता है। आखिर ये नफरत किससे है? कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन कानून सिर्फ हिंदू पर्वों पर ही क्यों याद आता है? क्या आस्था अपराध बन गई है? सच ये है कि आरजेडी को त्योहार नहीं वोट बैंक दिखाई देता है। मैं तो सुनील कुमार जी को सुन रहा हूँ, लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब बताइए कि आस्था जैसे पर्वों पे भी ये क्लेम करना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जानती है क्या? देखिए, हुड़दंग चाहे किसी भी तरह का हो, उस पर रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ डीजे के दौरान हुड़दंग हो रहा है? हुड़दंग और हुड़दंगी राजनीति के लोग पाल रहे हैं, सत्ता के लोग पाल रहे हैं। सत्ता की हुड़दंग जिस दिन बंद हो जाएगी, सड़कों पर हुड़दंग अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए, सरकार ने डीजे बजाने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश दे दिया है और आपको देखना पड़ेगा कि इस रैली में आप देखेंगे कि पुलिस से ज्यादा तो उनके वॉलंटियर रहते हैं, जो कि आगे का रास्ता साफ कराते रहते हैं, सभी माहौल को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो नियम सरकार ने बना दिया है उस हिसाब से अब 2005 के बाद बिहार में सौहार्दपूर्ण माहौल है और आप देखिए कि लोग अपने पर्व भी मना रहे हैं, मूर्ति विसर्जन भी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये राजद की सोच है और इसी सोच के कारण ये 25 पे अटके हुए हैं। बिहार में देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं को 10,000 प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई। छपरा जिले में भी इस योजना से हजारों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। अब महिलाएं दुकान चलाकर सिलाई और कढ़ाई सिखाने जैसे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बिजनेस किए हैं ये मिठाई कुरकुरे के, अब मिलेगा तो और इसको तेल तासन कुछ बढ़ाएंगे, चूड़ी उड़ी करेंगे और परचून के भी सामान बढ़ाएंगे। पहले मैं पेंटिंग का काम करती थी और हाथ वाली मशीन भी रखी थी, जिससे मैं सिलाई भी करती थी और पेंटिंग भी करती थी।
तो अब नीतीश भैया जी हमको हेल्प किए, 10,000 रुपये दिए हैं, उससे मैं कढ़ाई वाला मशीन ली हूँ, जिससे मैं अब कढ़ाई करती हूँ। बहुत अच्छा सोच था, काहे कि पहले जो हम लोग मतलब जी रहे थे, वो मतलब एक परिवार कमाने वाला, इतना खाने वाला था, हम लोग जैसे तैसे मतलब चला रहे थे। लेकिन अब जो नीतीश भैया दिए हैं 10,000, उससे हम लोग अपना हाथ का एथी किए हैं, मशीन खरीदे हैं और चलाते हैं, और दिन का 300-400 रुपया हो जा रहा है। हम भी कमा रहे हैं, हमारा हस्बैंड भी कमा रहे हैं, उसमें मैंने अच्छा एथी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बच्चा सबके सब पोषण वोषण अच्छा हो रहा है। 10,000 रुपया मिलल, बाँस किन ले बनी सन, अपन बिजनेस करत सब परिवार। पहले दारू पियत रहनी लो, आज के स्थिति ठीक बा, अपन बाँस किन ले बनी सन, कमातनी सन, बेचतनी सन, खातनी सन। बेगूसराय में आग का तांडव देखने को मिला है। नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर शर्मा टोली में देखिए भीषण आग लगी और यहां पर एक छोटा सा आशियाना जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी, स्थानीय लोग लगातार कोशिश करते रहे आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन काफी देर के बाद कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक बहुत कुछ जल चुका था, घर पूरी तरीके से जल गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमें तो तुरते दो कौन ची रो रूम है? वो मेरा खेला उला सब सामान उमान रो, लकड़ी, बर्तन उर्तन भी रो। हां सब रहे, एक दक्षिण चला है, साइकिल भी जल गेलो। हां ए देखने छो सब जल गेले। कना लगले कोई पता नहीं छे? नहीं कोई पता नहीं छे बाबू। और इसी